हेलो दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री टीम में। तो अपने पहला पार्ट कर लिया है जेनेटिक्स का और दूसरा अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो पिछला आई होप सब आप सभी ने वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो दे रखा है, वहाँ पर जाके देख लेना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड पार्ट, आगे का टॉपिक जेनेटिक्स। तो यहाँ अपने जेनेटिक्स जो पार्ट 1 था उसमें पढ़ा था कि मेडल की सफलता और मेडल क्रॉस जितने टेस्ट दिए थे सभी के बारे में पढ़ लिया था। अभी पढ़ेंगे अपने आगे गुणसूत्र और जीन के बारे में। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि गुणसूत्र और जीन क्या होते हैं। तो गुणसूत्र अपने शरीर में कितने होते हैं? मानव शरीर में गुणसूत्र होते हैं 46। और जीन क्या होता है? जो जीन होता है डीएनए का भाग। आपने अभी सभी कुछ पढ़ रखा है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं आगे इसमें कि जो गुणसूत्र संबंधित रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और जीन संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं। जो गुणसूत्र के कारण यानी गुणसूत्र कम ज़्यादा हो जाते हैं तो इसके कारण कौन कौन से रोग हो जाते हैं और इससे क्या प्रभाव होते हैं, और जीन कौन कौन से जीनों के कारण रोग होते हैं वो और क्या क्या इनके प्रभाव होते हैं। तो पहले चलते हैं अपने गुणसूत्र के रोग कौन कौन से इनकी तरफ। गुणसूत्रीय रोग। अब गुणसूत्रीय रोग कौन कौन से होते हैं तो पहले अपने ये पता होना चाहिए। एक पहला है अपना टनल सिंड्रोम रोग। टनल सिंड्रोम रोग ये पहला है और यह केवल किस में होता है? यह केवल मादाओं में होता है। ये केवल मादाओं में होता है। इस रोग में एक गुणसूत्र कम हो जाता है, यानी नॉर्मली अपने कितने होते हैं ह्यूमन में होते हैं 46 यानी 44 प्लस मादा में होता है XX। अब यहाँ पे ये क्या ये अपसेट हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है तो यहाँ पे कितने होते हैं 45 हो जाते हैं। तो इसी कारण ये रोग होता है। अब यहाँ पे सेकंड वाले की बात कर लेते हैं। सेकंड में भी यही है, ये क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम रोग है। पहला है टनल सिंड्रोम, दूसरा है क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम। यह केवल नर में होता है। इस रोग में क्या होता है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है जिससे उसमें मादा के लक्षण आ जाते हैं। एक्स होता है वो मादा का होता है, इसलिए इसमें क्या होता है कि इसमें नर में जो नॉर्मल एक्स 44 प्लस XY होता है और उसमें एक एक्स और ऐड हो जाता है जिसमें इसमें मादा के लक्षण आने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कई पुरुष ऐसे होते हैं जिसमें मादा के लक्षण आते हैं उनमें उनके में एक रोग होता है जिसे गाइनोकोमेस्टिया कहा जाता है। उसे गाइनोकोमेस्टिया कहा जाता है जिसमें मादा के लक्षण आते हैं। तो ये क्लाइनोफेक्टोम सिंड्रोम होता है, डिसऑर्डर होता है ये। और अगला रोग कौन सा है इसमें? तो तीसरा है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ये नर एवं मादा दोनों में होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब अपने गुणसूत्रों की कितनी होती है 23 लड़ियाँ होती है। 23 लड़ियाँ, उनमें से जो 21वीं लड़ी होती है 21वीं जोड़ी उस गुणसूत्र में जो X 2 होते हैं। तो इसमें क्या होता है एक और X जोड़ जाता है, यानी ये 3 होते हैं। नॉर्मली X एक 23 लड़ियाँ होती है, पर जो 21वीं लड़ी होती है उसमें क्या होता है एक एक्स और ऐड हो जाता है, यानी एक गुणसूत्र और ऐड हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण इसमें 21 जोड़ी में 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिसके कारण ट्राइसोमी कंडीशन आ जाती है। अर्थात इस रोगी में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। ये नर और मादा दोनों में हो सकता है। आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है कि ट्राइसोमी कंडीशन कहाँ अप्लाई होती है, तो कौन से रोग में होता है? डाउन सिंड्रोम में। पिछले वाले क्वेश्चन इसमें क्या होता है कि गाइनोकोमेस्टिया कौन सी सिंड्रोम में होती है? तो क्लाइनोफेक्टर सिंड्रोम में। और नर में कौन सी सिंड्रोम रोग होता है? क्लाइनफेक्टर में। और इससे जस्ट पहले वाला ये है टनल सिंड्रोम किन में होता है? तो मादाओं में होता है। एक गुणसूत्र कम हो जाना किसका लक्षण है? डाउन सिंड्रोम का। इससे आप इनको याद रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जीन से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो जीन से होने वाले रोग होते हैं तो इनके पहला है हीमोफीलिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं और जेट में आया भी हुई है। इनकी जीन अप्रभावी होती है, यानी हीमोफीलिया होती है। जो इसकी हीमोफीलिया रोग में जो जीन काम करती है, जो जीन अपना इफेक्ट डालती है, वो जीन अप्रभावी होती है। तो वो क्या एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है। वो क्या होता है एक्स और वाई 2 पे होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है हीमोफीलिया एक्स गुणसूत्र पे पाई जाती है ये हीमोफीलियन की जीन। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब यहाँ पे इसे क्या कहते हैं? इसे शाही या रॉयल भी कहा जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये 2 इंपॉर्टेंट रखने वाली बात यहाँ पे ये कि एक तो रक्त का थक्का कौन से रोग में नहीं बनता था? हीमोफीलिया में। दूसरा इसे रॉयल रोग किसे कहते हैं? तो इसे हीमोफीलिया शाही रोग कहते हैं इसे। तो इसका एक इसमें जीन अप्रभावी होती है और एक्स गुणसूत्र पर ऐड होती है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने सेकेंड है वर्णनंदता।
इसकी जीन भी अप्रभावी होती है। हीमोफीलिया की भी अप्रभावी थी और वर्णनता के भी जीन अप्रभावी होती है, जो एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है। जो एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है वो भी एक्स गुणसूत्र पर थी, ये भी एक्स गुणसूत्र पर ही है। इस रोग में रोगी को लाल व हरा रंग नहीं दिखाई देता। बहुत ही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो यही है, इस रोग में रोगी को लाल और हरा रंग नहीं दिखाई देता। आपने देखा होगा जो फेसबुक का CEO है ना, उसको यही रोग है, इसलिए उसने फेसबुक के कलर को ब्लू कलर का रखा है, उसको वर्णनता का डिसऑर्डर है। अब बात कर ले आगे। तीसरा अपना सिकल सेल एनीमिया। इस रोग की भी जीन अप्रभावी है। आप यहाँ पे एक चीज़ देख रही हैं कॉमन है, इसमें आप अप्रभावी ये याद रखना है। और इसमें क्या होता है कि 12वें गुणसूत्र पर पाई जाती है ये जीन होती है, अप्रभावी होती है, लेकिन कहाँ पे पाई जाती है, पीछे कहाँ पे पाई जा रही थी, एक्स गुणसूत्र पर पाई जा रही थी। जो लास्ट की जोड़ी एक्स और वाई 2 पे होते हैं उनमें एक्स से पाई जाती है, लेकिन ये क्या होता है 12वें गुणसूत्र 12वें नंबर पर पाई जाती है। इस रोग में इस रोग में हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला का छठा एमिनोमिल ग्लूटामिन वेलिन में बदल जाता है, जिससे RBC की कमी हो जाती है। इसमें यानी छठा एमिनोमिल होता है वो ग्लूटामिन से वेलिन में बदल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसकी बीटा श्रृंखला है उसका छठा एमिनोमिल कौन सा है, ग्लूटामिक अम्ल है, वो वेलिन में बदल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण RBC की कमी हो जाती है और जिसमें क्या होता है रक्त की कमी हो जाती है उसके अंदर। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इस रोगी को कभी मलेरिया नहीं होता। जब तक ये रोग होता है इस रोगी को मलेरिया नहीं होता। ये आपकी स्टोरी समझ में आ गई होगी कि इस रोग में हीमोग्लोबिन की अल्फा बीटा 2 श्रृंखला होती है, जिसमें बीटा श्रृंखला का छठा ग्लूटामिक अम्ल वेलिन में चेंज हो जाता है, जिसके कारण RBC कमी हो जाती है और रक्त की कमी हो जाती है, जिसमें एनीमिया का मतलब ही क्या होता है कि रक्त की कमी होना, जिसमें आयरन की कमी हो जाती है। और इस रोगी को मलेरिया नहीं होता। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। इसमें 2 एमिनोमिलों का नाम है ग्लूटामिक अम्ल और वेलिन अम्ल। और इसका अगला हमारे पास जीन का रोग है थैलेसीमिया। इस रोग की जीनें 11वें व 16वें पे गुणसूत्र पर दिखाई देती है। लास्ट जो अपना रोग था इसमें 12वें पे थी और इसमें ही 11वें और 16वें पे गुणसूत्र पर पाई जाती है। इसमें हीमोग्लोबिन की अल्फा व बीटा दोनों श्रृंखलाएं प्रभावित होती है। लास्ट जो अपने रोग पड़ा था उसमें क्या था, एनीमिया वाले रोग में, सिकल सेल एनीमिया में, कि खाली बीटा श्रृंखला प्रभावित होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें हीमोग्लोबिन की अल्फा और बीटा दोनों जो चेन होती है, दोनों श्रृंखलाएं क्या होती है वो इफेक्टफुल होती है, प्रभावित होती है। इस रोग में RBC की कमी हो जाती है। जब भी हीमोग्लोबिन की श्रृंखलाएं प्रभावित होती है तो RBC कमी होगी और इसमें रक्त की कमी होगी। तो ये हमारी जो जेनेटिक्स जो फर्स्ट नॉर्मल जो इसका फंडामेंटल था वो समझ लिया हमने। अब चलते हैं अपने जो और भी गहराइयों में इसकी डुबकी लगाते हैं जेनेटिक्स सेकंड में। इसके RNA DNA आगे फिंगरप्रिंट क्या होता है, DNA कैसे बनता है, RNA कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड इसकी गहराइयों में चलते हैं। अब बात कर लें अपने जेनेटिक्स सेकंड की। तो अब इसमें बात कर लेते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है पहले ये देखो। तो ये क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, पहले बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक होते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल किससे बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बने होते हैं RNA प्लस DNA, RNA और DNA से बने होते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक होता है। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड में आते हैं फास्फेट आते हैं, पेंटोज शर्करा आती है, प्लस नाइट्रोजन क्षारक आते हैं। अब ये नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से आते हैं, तो नाइट्रोजन क्षारक 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। तो नाइट्रोजन क्षारक 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन में आते हैं एडेनिन और गवानिन, और पिरिमिडिन में आते हैं थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये इसमें आते हैं। और अब बात कर लेते हैं अपने न्यूक्लियोटाइड की बात कर ले। न्यूक्लियोटाइड क्या है, अब बात कर ले न्यूक्लियोसाइड क्या है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, इसमें खाली 2 चीज़ होती है, इसमें फॉस्फेट नहीं होता, इसमें होता है पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन शर्करा, 2 चीज़ होती है। ये आप समझ गए होंगे। अब आप बात कर लेते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में। अब जो मेन डिफरेंस होता है वो किसका होता है, फॉस्फेट का होता है। फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड में होता है और न्यूक्लियोसाइड में नहीं होता। अब आगे बात कर लेते हैं।
अब तो बात कर लेते हैं अपने कि न्यूक्लिक अम्ल, मैंने पहले भी बताया आपको कि न्यूक्लिक अम्ल होता है वो आरएनए और डीएनए से बना होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल आरएनए प्लस डीएनए से फॉर्मेशन होता है इसका। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि डीएनए की कंप्लीट जानकारी ले लेते हैं अपने यहाँ पे। तो डीएनए के बारे में, तो डीएनए क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म कह सकते हो आप, या डीएनए किससे बना होता है वो आप देख सकते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड से, राइबोन्यूक्लियोटाइड से का बहुलक होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है डीएनए। यह बात समझ गए। इसमें शर्करा कौन सी होती है, तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, फॉस्फेट होता है, प्लस फॉस्फेट बॉन्ड होता है, और प्लस इसमें नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से होते हैं इसमें, तो इसमें नाइट्रोजन क्षारक होते हैं एडेनिन गवानिन और एडेनिन गवानिन, एक मिनट में आपको बताता हूँ। इसमें होते हैं एडेनिन गवानिन थाइमिन साइटोसिन और यूरेसिल नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि यूरेसिल होता है आरएनए में, आपको मैं आगे बताऊंगा। इसमें 40 में होते हैं और न्यूक्लियोटाइड। अब बात कर लेते हैं यहाँ की, जो यहाँ पे आपको बिंदु जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे बिंदु जैसी संरचना, ये बिंदु जैसी संरचना यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये है न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। और इन दोनों न्यूक्लियोटाइडों के बीच में इनको ये जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दोनों जो इसके जो अपने नाइट्रोजन क्षारक है, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, दोनों को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है। और जो न्यूक्लियोटाइड है, उन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेट में आता भी है कि न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ने का काम कौन करता है, तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड करता है। और यहाँ पे अब ये भी आ सकता है कि जो नाइट्रोजन क्षारक है उनको जोड़ने का काम कौन करता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़े आगे और, कि डीएनए में 2 श्रृंखला होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि डीएनए में 2 श्रृंखला होती है, एक 5 डेज से 3 डेज और दूसरी है 3 डेज से 5 डेज। अब आगे इसमें बात कर लेते हैं कि दोनों श्रृंखलाएं इसके अंदर डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के अंदर क्या होता है, पूरक होती है, यानी बराबर होती है दोनों, और दूसरी प्रति समांतर होती है। पूरक होती है यानी बराबर होती है, पहला लक्षण क्या हो गया, दोनों बराबर होती है। और दूसरी होती है प्रति समांतर, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, उल्टी होती है। यानी अब यहाँ पे देख लिए 5 डेज से 3 डेज और 3 डेज से 5 डेज, ये इस तरह प्रकार उल्टी होती है। और कुंडलित होती है यानी घुमावदार होती है, ऐसे होती है, ये ऐसे बिल्कुल ऐसे होती है, इस तरह होती है, कुंडलित होती है एक दूसरे के बारे। तो ये तीनों आपको याद रखना है। डीएनए में 2 श्रृंखला होती है और किस प्रकार होती है ये आपको मैंने बता दिया है। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें डीएनए की, इसमें डीएनए का क्या प्रभाव है। अब डीएनए का आपको प्रभाव बता देता हूँ। यहाँ पे जो डीएनए होता है वो 5 डेज और 3 डेज यहाँ से इसकी श्रृंखला चलती है। जैसे यहाँ पे ये कुंडलित हो गया डीएनए इसका। तो अब जब एक नाइट्रोजन क्षारक से और दूसरे नाइट्रोजन क्षारक है, इनका जो कुंडलन होता है वो टोटल 34 एंथ्रोन का होता है, 34 एंथ्रोन का होता है। और 34 एंथ्रोन का होता है एक कुंडलन इनका। 1 हेलिक्स कितने होता है, 34 एंथ्रोन का होता है। और 34 एंथ्रोन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो उसमें 10 न्यूक्लियोटाइडों का पेयर होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर यानी युग्म होते हैं उनके। और जब एक न्यूक्लियोटाइड का हम कुंडल दूरी निकालते हैं, एक कुंडल कितनी दूरी में होता है, तो वो होता है 0.34 न्यूक्लियोटाइड होता है, 0.34 नैनोमीटर का होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। जब एक का निकालते हैं तो कितने होता है, 0.34 नैनोमीटर का होता है। अब बात कर लेते हैं आगे इसमें क्या होता है। तो अब डीएनए का व्यास, अब डीएनए के व्यास की बात कर लेते हैं। डीएनए का व्यास कितना होता है, 20 एंथ्रोन का होता है। डीएनए की रीढ़ की शर्करा कितनी, रीढ़ क्या होती है, शर्करा होती है प्लस फास्फेट होती है। डीएनए की रीढ़ क्या होती है, रीढ़ शर्करा प्लस फॉस्फेट होता है इसका। नाइट्रोजन क्षारक तो ऊपर आ गए ना, बाकी बचे क्या इसमें, शर्करा और फॉस्फेट बचे, वो यहाँ पे इसकी रीढ़ होगी। अब ये जो नाइट्रोजन क्षारक किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। मैंने आपको ये पहले ही बता चुका हूँ। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें। और मैंने इस एक बात पहले यहाँ पर आपको बता छोड़ दी थी
कि न्यूक्लियोटाइड की खोज किसने की थी? एफ मिसर ने की थी। आगे मैं यहाँ आपको अब पूरा यहाँ से अच्छे से बता दूंगा। अब यहाँ देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की खोज किसने की थी? एफ मिसर ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो यहाँ पे डीएनए की खोज एफ मिसर ने की थी, इंपॉर्टेंट है, जेट में 2-3 बार आ चुका है ये। अब बात कर लेते हैं जो आगे इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। आप प्रीवियस पेपर चेक कर सकते हो, कोई भी कहीं भी ये इम्पोर्टेंट, अगर बायोलॉजी कोई सा अगर आपका MSQ क्वेश्चन देखोगे तो उसमें ये बायोलॉजी के क्वेश्चन में ज़रूर जेनेटिक्स में तो मिलेगा ज़रूर। ये इंपॉर्टेंट है आपको, किसने दिया और कब दिया, ये इसका इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि जेनेटिक्स जो 1953 में किसने दिए थे ये? 1953 में वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है वो 1953 में वाटसन और क्रिक ने ये दिया था। आई होप आप ये समझ गए होंगे ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का पूरा क्या है इसमें। 1953 में वाटसन और क्रिक ने दिया था। अब इम्पोर्टेंट बता देता हूँ आपके कि तो कीटों में पाया जाने वाला डीएनए कैसा होता है? तो कीटों में बायां कुंडलित डीएनए पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, कीटों में बायां कुंडलित डीएनए पाया जाता है, जिसे कैसा डीएनए कहते हैं? जिसे जेड डीएनए कहते हैं, जिसे जेड डीएनए कहते हैं। ये आप समझ लीजिए, कीटों में बायां कुंडलित डीएनए पाया जाता है जिसे जेड डीएनए कहते हैं। और डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? 1953 में वाटसन और क्रिक ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब बात कर लेते हैं कि आरएनए के बारे में। डीएनए के बारे में अपने बात कर ली, आरएनए के बारे में बात कर लेते हैं। तो आरएनए किसका बहुलक है? तो आरएनए राइबो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। तो वहाँ डीएनए था डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक और यह है राइबो न्यूक्लियोटाइड बहुलक। इनकी शर्करा का फर्क है। इसमें आरएनए में फास्फेट और राइबोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन चालक। अब नाइट्रोजन चालक यहाँ पे कौन सा था? वहाँ पे तो था एडेनिन, गवानिन, थाइमिन, साइटोसिन। और यहाँ पर है एडेनिन, गवानिन और यूरेसिल यहाँ पे, और थाइमिन का डिफरेंस होता है। डीएनए में होता है थाइमिन और आरएनए में होता है यूरेसिल। इतना फर्क है और दोनों में सेम है। और इनकी शर्करा का फर्क है, उसमें था डीऑक्सीराइबोज और यहाँ पे ओनली राइबोज शर्करा। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें आरएनए के बारे में। आरएनए में और आगे क्या है? अब यहाँ पे होता है कि आरएनए में, डीएनए में कितनी श्रृंखला थी? 2। आरएनए में कितनी है? 1 श्रृंखला। तो आरएनए में खाली 1 श्रृंखला पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इनके न्यूक्लियोटाइडों का, जो न्यूक्लियोटाइड है उनको जोड़ने का काम कौन करता है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड करता है। अब यहाँ पे क्या होता है? कुछ वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ ही आरएनए होता है। कुछ वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ ही आरएनए होता है। वायरस में होता है, ये याद रखिएगा, जीवाणु में नहीं होता। वायरस में होता है। और मानव में कितने प्रकार का डीएनए पाया जाता है? तो मानव में 3 प्रकार का डीएनए पाया जाता है। और कौन कौन से और क्या काम है उनका, कितनी मात्रा होती है, ये ध्यान रखें। कौन कौन से होते हैं, कितनी मात्रा होती है इनकी, और क्या काम होता है, और कहाँ पाए जाते हैं, और इनका नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है इनको, क्योंकि इनमें इनके डायरेक्ट क्वेश्चन जेट एग्जाम में आते हैं। अब पहले वाली बात कर लेते हैं। पहला होता है आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, 60 से 65% ये पाया जाता है। और सबसे बड़ा भी होता है, और राइबोसोम निर्माण में भाग भी लेता है। ये राइबोसोमल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है, इसलिए राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। इस आरएनए भी कहा जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें। अब दूसरा है मैसेंजर mRNA, मैसेंजर आरएनए। इसकी बात कर लेते हैं अपने मैसेंजर की। अब बात करें मैसेंजर mRNA, मैसेंजर आरएनए, ये सबसे कम मात्रा में पाया जाता है और इसकी मात्रा होती है 1 से 5%। इसके पास प्रोटीन निर्माण की आनुवंशिक सूचना होती है। मैसेंजर का मतलब मैसेजर मतलब कुछ सूचना, आधे इन्फॉर्मेशन। इसके पास क्या इन्फॉर्मेशन होती है कि इसके पास होती है कि प्रोटीन निर्माण के लिए जो प्रोटीन निर्माण के लिए जो एमिनो अम्ल चाहिए उनकी आनुवंशिक सूचना इसके पास होती है। ये इंपॉर्टेंट ये होती है। यहाँ पे जो नीचे दिया भी गया है, देख लीजिए यहाँ पे।
यहाँ पे दिया गया कि यह प्रोटीन निर्माण के लिए एमिनो अम्लों का स्थानांतरण करता है। ये किसके लिए, ये अगले वाले का पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि तीसरा है टीआरएनए, जिसे कहते हैं ट्रांसफर डीएनए, ट्रांसफर आरएनए। ये कुल डीएनए कितने होता है, ये कुल डीएनए का 20 से 25% होता है और सबसे छोटा आरएनए होता है, इसलिए इसे स्मॉलेस्ट एस आरएनए भी कहते हैं। अब एस आरएनए क्यों कहते हैं, तो ये एक तो सबसे छोटा होता है और इसे ट्रांसफ़र करता है एमिनो अम्लों का, और इसमें कुल डीएनए का ये 20 से 25% होता है और इसे एस क्यों कहते हैं, ये स्मॉलेस्ट होता है इसलिए पढ़ते हैं। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम तो ये था और इसका काम ये था। अब इसका काम क्या है, तो इसका काम है इसका कि ये प्रोटीन निर्माण के लिए एमिनो अम्लों को लाना पड़ता है ना, एमिनो अम्लों का स्थानांतरण करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट काम है इनका। और अब तीनों का एक साथ मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इसकी मात्रा 60 से 65% और सबसे बड़ा आरएनए और राइबोसोमल निर्माण में भाग लेता है, ये इसका वर्क हो गया। अब मैसेंजर आरएनए सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, 1 से 5% होता है और प्रोटीन, इसके पास प्रोटीन निर्माण के लिए एमिनो अम्लों की अनुवांशिक सूचना होती है, ये इसका वर्क हो गया। अब ट्रांसफर आरएनए, ये कुल आरएनए का 20 से 25% सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट, इसलिए एस आरएनए भी कहते हैं और इसके पास प्रोटीन निर्माण के लिए एमिनो अम्लों की स्थानांतरण करता है, ये इसका वर्क हो गया। आई होप आप सभी समझ गए होंगे इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं आगे। अब क्या होता है, एक चीज़ और यहाँ पे कि ज़्यादातर जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, आरएनए नहीं। क्यों, क्योंकि डीएनए ज़्यादा स्थायी होता है और आरएनए नहीं। अब डीएनए ज़्यादा स्थायी क्यों होता है और आरएनए नहीं, इसका भी एक इम्पोर्टेंट कारण है, क्योंकि डीएनए के पास जो नाइट्रोजन चालक होता है वो थायमिन होता है और आरएनए के पास यूरेसिल होता है, यूरेसिल। तो थायमिन क्या है, ज़्यादा स्थायी है यूरेसिल से। इसके कारण क्या होता है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है और आरएनए नहीं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पे लेके जा रहा हूँ जो जेट में कन्फर्म लगातार पिछले 2 या 3 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है और आने की पूरी संभावना है। तो ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ लीजिए और आई होप आप सभी साथ में नोट्स बनाते चल रहे होंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं इसकी, और कोई भी आपको अगर प्रीवियस पेपर चाहिए, कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू चाहिए, कोई से सब्जेक्ट का और कोई से सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी में आपको लगातार पूरा, अभी तो मैं आपको रिवीजन क्लास करा रहा हूँ और 15 मई जेट एग्ज़ाम और सीयूटी एग्ज़ाम के बाद आपको मैं पूरा यहाँ पे कोर्स फ्री टू कोर्स करवाऊँगा यहाँ पे पूरा आपको यूट्यूब पे। और आपको यहाँ पे साथ में अगर आपने थोड़ा नाम मात्र का चार्ज है, उस चार्ज में आपको यहाँ पर डीपीपी और एक्सरसाइज यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर उसकी पूरी जानकारी लेनी है तो आप इस कमेंट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं यहाँ पर नीचे। और कमेंट, अगर चैनल पर नहीं हो, इस वीडियो पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना और ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करना जो आप उनको जिनको हेल्प हो सके। तो अपने चलते हैं टॉपिक पर। इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक, यहाँ पे क्या आपको 2 ही चीज़ याद रखनी है, एक वैज्ञानिक का नाम और डीएनए उसने क्या बोला, 2 ही चीज़ याद रखनी है, उसमें ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या है कि एक पहले ग्रिफिथ्स नाम का एक वैज्ञानिक था। ग्रिफिथ्स ने क्या कहा कि आनुवंशिक पदार्थ के रूपांतरण को गुण को सिद्ध किया। ग्रिफिथ्स ने क्या किया कि आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उसके एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण के गुण को सिद्ध किया। और उन्होंने किस जीव पर किया, तो इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु पर प्रयोग किया। अब यहाँ पर एक रूपांतरण नाम आया है। रूपांतरण का मतलब क्या होता है, रूपांतरण का बदलना मतलब नहीं होता है इसके। यहाँ पे आप रूपांतरण का कोई चीज़ का रूप बदलना बोल रहे हो, नहीं, इसका मतलब होता है आनुवंशिक पदार्थ का एक जीव से दूसरे जीव में जाना ही रूपांतरण के यहाँ पे बोला गया है। इस वैज्ञानिक ने यहाँ इस शब्द का प्रयोग यहाँ पे ये लिया गया है। और अब यहाँ पे अगर आपको ऐसे बोल दिए कि आनुवंशिक पदार्थ का रूपांतरण गुण सिद्ध किसने किया था, तो ग्रिफिथ्स ने, और किस जीव पर किया, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु पर किया। अब बात कर लेते हैं जेट 2021 में एक क्वेश्चन आया हुआ भी है। हर्ष और चेज ने यह बताया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए ही अनुवंशिक, इन्होंने किया था कि आनुवंशिक पदार्थ है वो एक जीव से दूसरे जीव में जाता है। पर हर्ष और चेज ने क्या बोला कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है जो एक जीव से
एक जीव से दूसरे जीव में जाता है। ये चीज़ सिद्ध इन्होंने की और ये इस पर 2021 में जेईटी के अंदर क्वेश्चन आया। अब बात कर लेते हैं आगे। अब जो सेंट्रल डोमा सिद्धांत है, अब यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है ये कि सेंट्रल डोमा थ्योरी ये किसने दी थी, तो ये क्रिक ने दी थी। इसके अनुसार डीएनए या जीन निम्न प्रकार से कार्य करता है। अब यहाँ पे इस डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जीन या डीएनए किस पर आधारित कार्य करते हैं। इस डीएनए या जीन के आधार पर कौन सा सिद्धांत दिया गया है, तो सेंट्रल डोमा सिद्धांत। और किसने दिया, तो ये क्रिक ने दिया। और क्रिक और बेट्सन ने यहाँ पे क्या दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल का नियम दिया था डीएनए का। अब आगे बात कर लेते हैं। अब डीएनए और जीन होता है, यानी जीन है वो डीएनए का ही भाग है। वो किस प्रकार कार्य करते हैं वो आगे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने पास जीन है या फिर डीएनए, वो प्रतिकृतिकरण करेगा, रिप्लिकेशन, जिससे क्या होता है डीएनए डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डीएनए है वो अनुलेखन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन, वो उसमें क्या बनेगा, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए बनेगा। उससे क्या बनेगा, अनुवादन, उससे क्या बनेगा अपने यहाँ पे क्या होगा, मैसेंजर आरएनए, जो एक प्रोटीन एमिनो एम्लों को स्थानांतरण करेगा। इससे क्या होगा, अपने पास प्रोटीन बनेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को अभी इसी क्लास में अपने जानने की कोशिश करेंगे। आई होप आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो पूरा क्या होगा, आपको पूरी क्लास समझ में आएगी। आपको 3 क्लासों के अंदर पूरा जेनेटिक्स रिवीजन हो जाएगा। इसमें बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, चाहे जेट हो चाहे सीयूटी हो आपका एग्जाम। अब बात कर लेते हैं इसमें पूरी आगे रिएक्शन की। अब पहले बात कर लेते हैं डीएनए प्रतिकृतिकरण, डीएनए रिप्लिकेशन। तो डीएनए से डीएनए का निर्माण होना ही डीएनए प्रतिकृतिकरण कहलाता है। डीएनए से डीएनए का निर्माण अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो एंजाइम कौन सा भाग लेता है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें डीएनए से 2 श्रृंखलाएं बनती है। कौन कौन सी बनती है, तो लीडिंग चेन और लेजिंग चेन। जो लीडिंग श्रृंखला होती है वो लगातार होती है बिना टुकड़ों के, यानी लगातार अपने को लगातार लाइन दिखाई देगी। और लेजिंग श्रृंखला होती है वो असतत होती है, यानी बिना बीच बीच में टुकड़े दिखाई देंगे, लगातार दिखाई नहीं देगी वो। तो अब बात कर लेते हैं इससे क्या होते हैं। वो लेजिंग श्रृंखला इसलिए बोला गया है कि ये छोटे छोटे खंडों से बनती है, जो लाइगेज एंजाइम से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आ सकता है कि लेजिंग श्रृंखला किन से बनी होती है, छोटे छोटे खंडों से बनी होती है। और खंडों को क्या कहते हैं, ओकाजाकी खंड कहते हैं। और जो लाइगेज एंजाइम से जुड़े होते हैं वो एक दूसरे से जुड़कर इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला जो ये डबल हेलिक्स पूरा है, डबल हेलिक्स की श्रृंखला है, उसमें 5 डेज से 3 डेज और 3 डेज से 5 डेज। यहाँ पे ये होता है कि जो एंजाइम होता है पॉलीमरेज, वो कहाँ से काम करता है, 3 डेज से 5 डेज की तरफ काम करता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जब इस साइड से 5 डेज से काम करेगा तो क्या यहाँ से काम करेगा, वो 3 डेज से काम करता है। तो यहाँ से काम स्टार्ट करेगा और यहाँ बंद हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा यहाँ बंद हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा यहाँ बंद हो जाएगा। 3 डेज से 5 डेज काम करता है। परंतु यहाँ पे क्या है, 3 डेज से 5 डेज, तो ये लगातार यहाँ पे श्रृंखला का निर्माण हो जाएगा। इसी कारण ये क्या हो गया, यहाँ से 3 डेज से 5 डेज यहाँ पे काम करता है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस श्रृंखला में काम करते हैं। अब यहाँ पे जो ये छोटे छोटे खंड बने हैं उनको क्या कहते हैं, ओकाजाकी खंड कहते हैं, जो लेजिंग श्रृंखला में होती है। लेकिन जो लगातार श्रृंखला है उसे लीडिंग श्रृंखला भी कहते हैं। ये आप यहाँ पे मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम काम करता है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करता है, आपको ये पता होना चाहिए। अब आगे मैं आपको थोड़ा इसके बारे में और जानकारी दे देता हूँ। जो डीएनए होता है, अब यहाँ पे एक चीज़ और रहेगी, यहाँ पे बताता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या होती है, पहले तो सिर्फ 2 श्रृंखला थी। अब इनके जो रिप्लिकेशन हुआ यानी डीएनए प्रतिकृतिकरण हुआ, तो इसमें एक श्रृंखला एक और इसमें साथ में नहीं बन गई और इसके साथ में ये नहीं बन गई। अब यहाँ पे तो 2 ही श्रृंखला थी, इसमें यहाँ पे 2 और 2 4 बन गई, तो इसे कहते हैं डबल होना। तो यहाँ पे डीएनए प्रतिकृतिकरण क्या, एक अर्धसुरक्षित प्रक्रिया है। मतलब क्या हुआ अर्धसुरक्षित का मतलब हुआ कि जो एक नवनिर्मित डीएनए में होता है। अब यहाँ पे एक डीएनए नया बन गया, तो नवनिर्मित डीएनए में एक श्रृंखला तो पहले की बनी होती है और जो एक दूसरी नई श्रृंखला बनती है, एक श्रृंखला तो पहले से बनी होती है और दूसरी श्रृंखला क्या नहीं बनती है।
इसलिए यहाँ पे इसको अर्धसंरक्षी बोला गया है। और ये जो डीएनए एक अर्धसंरक्षी प्रक्रिया है वो किसने बताया था? तो मिजेल्सन और स्टॉल ने बताई थी। और कौन से जीव पर बताई थी? तो ई कोलाई पर ये बताया था। आई होप ये आपका डीएनए की जो पूरी प्रक्रिया आप समझ गए होंगे। और अब जो पहली है अपने डबल कैसे होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी है अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होना ही अनुलेखन कहलाता है। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम भाग लेता है? तो डीएनए आरएनए पॉलीमरेज। ये वहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज था, यहाँ पे कौन सा आरएनए पॉलीमरेज। इसे यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों जगह क्या कर देते हैं? डीएनए पॉलीमरेज को इन्वॉल्व कर देते हैं। आगे बात कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ अनुलेखन की इकाई क्या कहलाती है? अनुलेखन की इकाई कहलाती है सिस्टोन कहलाती है। अब डीएनए की केवल एक ही श्रृंखला अनुलेखन करती है। अब जिससे पहले जस्ट अपने वर्ड किया था प्रतिकृतिकरण, उसमें डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं भाग ले रही थी। यहाँ पे केवल एक श्रृंखला ही भाग लेती है जिसे कहते हैं टेम्पलेट श्रृंखला। अब क्या कहलाती है वो आगे देख लेते हैं। तब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि टेम्पलेट श्रृंखला होती है वो कैसी होती है, यहाँ पे कैसे बनता है, तो मैं बात कर लेते हैं अपने। तो जो देखो यहाँ 5 डेज से 3 डेज और 3 डेज से 5 डेज यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे केवल जो 3 डेज से 5 डेज से मैंने पहले ही बताया कि जो एंजाइम होता है वो 3 डेज से 5 डेज काम करता है, इसीलिए ये खाली ये श्रृंखला ली गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अपनी श्रृंखला ली गई है वो देखो सबसे पहले जो 3 डेज पर काम कौन करता है? यहाँ पे प्रमोटर होता है। ये यहाँ पे 3 डेज से काम स्टार्ट होता है। तो प्रमोटर यानी प्रमोटर का मतलब क्या होता है? जो स्टार्ट होता है वहाँ से प्रमोट करता है, यानी से स्टार्ट होता है आगे जाता है, ये टेम्पलेट श्रृंखला है। और यहाँ पे जो 5 डेज है वो पे होता है समापक स्थल, यहाँ पे जहाँ पे 5 डेज पे क्या होता है? खत्म होता है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे बोला था जैसे यहाँ से 3 डेज से 5 डेज यहाँ पे ओकाजाकी खंड वाले बने थे, वो सेम यहाँ पे रिएक्शन से। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें। यहाँ पे क्या होती है? जो 3 डेज से और 5 डेज से 5 डेज तक ये स्टार्ट होती है, ये इतना एक है और इसके बाद यहाँ पे एक चला जाएगा और इसके बाद यहाँ पे चला जाएगा। अब आपको पूरी मैं रिएक्शन समझा देता हूँ। यहाँ पे जो 3 डेज होता है वहाँ पे सिग्मा कारक आके जुड़ते हैं और क्या करते हैं? और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर यहाँ पे स्टार्ट करता है रिएक्शन को और आरएनए का निर्माण कारक यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से चलता चलता क्या होता है? यहाँ पे जाता है और यहाँ से जुड़ता जुड़ता यहाँ पे क्या आता है? यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ चलता है और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे ख़त्म आने के बाद क्या होता है? यहाँ पे रो कारक होते हैं। रो कारक जो समापक स्थल पर आकर रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक होते हैं व्यक्त जिसे एक्सोन कहते हैं इंग्लिश में, और यहाँ पे दूसरा होता है अव्यक्त जिसे कहते हैं इंट्रॉन। यहाँ पे आप इनको इंग्लिश में याद रखें तो बेस्ट होगा, एक्सोन और इंट्रॉन। तो अब यहाँ पे क्या होती है कि HN-RNA रिएक्शन होती है विषम केंद्र की RNA, यहाँ पे RNA रिएक्शन होती है जिसे स्प्लिसिंग कहते हैं। स्प्लिसिंग कहते हैं, संबंधम कहते हैं इसे हिंदी में। इसमें क्या होता है कि जो इसका इंट्रॉन भाग होता है उसको हटाया जाता है इस रिएक्शन से। इसके बाद क्या होता है? जो 5 डेज से 3 डेज जो रिएक्शन अपने पास श्रृंखला बचती है उसमें खाली युक्तोन यानी एक्सोन वाला भाग होता है वही खाली बचता है यहाँ पे, और mRNA का यहाँ पे निर्माण होता है। यहाँ पे अब पूरी रिएक्शन आपको मैं यहाँ पे थोड़े टाइम में समझाता हूँ कि प्रक्रिया को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो सिग्मा कारक। और प्रक्रिया को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो रो कारक को जाता है। मैंने जो यहाँ पे बताया था ये देखिए यहाँ पे जो रो कारक जुड़ा होता है। अब बात कर लेते हैं आगे इसमें थोड़ी और। अब आरएनए बनाने का एंजाइम कौन जाता है? तो आरएनए पॉलीमरेज को जाता है। और mRNA को स्थायित्व देने के लिए इसके 5 डेज पर तो जुड़ता है, जैसे यहाँ 5 डेज और 3 डेज। अब इसके 5 डेज पर क्या जुड़ता है? तो 7 मिथाइल गवानोसिन जुड़ते हैं और इसके आच्छादन कहते हैं, इसके आगे वाला भाग कहते हैं। और इसके 3 डेज पर क्या जुड़ता है? 200 इसके क्या जुड़ता है? 200 एडिनाइल समूह ग्रुप जुड़ते हैं। 200 एडिनाइल ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, एडिनाइल समूह जो जिसे कहते हैं पुंसन, यानी ये लास्ट वाला भाग है। ये तो आच्छादन यानी आगे का और पुंसन पीछे का भाग होता है। इससे क्या होता है? mRNA का निर्माण होता है। अब mRNA से प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है वो अपने यहाँ पे समझते हैं। ट्रांसलेशन अनुवादन। mRNA पर प्रोटीन निर्माण की सूचना होती है। mRNA पर क्या होता है? प्रोटीन निर्माण की सूचना कैसे होती है? क्योंकि mRNA के पास होता है एमिनो अम्लों की आनुवंशिक सूचना होती है।
यहाँ mRNA प्रोटीन बना सकता है, इसे अनुवादन कहा जाता है। यानी mRNA पर प्रोटीन के निर्माण की सूचना होती है, अतः mRNA प्रोटीन बनाता है, इसे अनुवादन कहा जाता है। अभी आप अनुवादन किसे कहते हैं ये समझ गए। अब mRNA किस प्रकार काम करता है वो आगे देखते हैं। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ये रिएक्शन कोशिका द्रव्य में राइबोसोम पर पूर्ण होती है। राइबोसोम होता है, उसके ऊपर पूर्ण होती है या उसके अंदर पूर्ण होती है, जहाँ 23S RNA राइबोजाइम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S। 70S दो, अब यहाँ पे उसका पूरा बताता हूँ मैं। 70S होते हैं, एक होता है इसका एक होती है इसकी यूनिट 30 और एक होती है 50। 80 की दो होती है, एक होती है 40 और एक होती है 60। अभी जो 80 होता है, जो 60 होता है इसमें 28S होते हैं। 50 होता है 50 होता है इसमें 23 होते हैं, और जो 40 होता है इसमें 18 होते हैं, और 30 होता है इसमें 16S RNA होता है। इस प्रकार इसमें RNA सेट होते हैं। आपको भी अगर आप नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा मैं उसमें सेल बायोलॉजी की, उसमें ये पूरा बताऊँगा आपको, मैं रिवीजन कराऊँगा सेल बायोलॉजी का, तो उसमें आपको यहाँ पे मैं पूरा करवाऊँगा। तो आप यहाँ पे ये RNA होते हैं, उसी में से जो rRNA होता है जो जुड़ा होता है 23S RNA, वो किसका भाग होता है? वो होता है 50, जो 70S RNA होता है, 70S होता है RNA का भाग यूनिट होती है, उसका भाग होता है 50S RNA। उसका ये भाग होता है जो राइबोजाइम, जो इसको राइबोजाइम कहते हैं 23S RNA को, जो उत्प्रेरक का काम करते हैं। खाली एक ऐसा राइबोसोम RNA है जो उत्प्रेरक का कार्य करता है, वो कौन सा है? 23S RNA, जिसे राइबोजाइम कहा जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि प्रोटीन में एमिनो अम्लों, प्रोटीन निर्माण में कौन भाग लेता है? तो एमिनो अम्ल भाग लेते हैं। अब देखो सबसे पहले इसकी श्रृंखला क्या होती है? एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड क्या भाग लेते हैं, क्या बनाते हैं आगे? तो ये बनाते हैं एमिनो एसिड, प्रोटीन बनाते हैं। तो अब ये जो ये एमिनो अम्ल और एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं, वो किससे जुड़ते हैं? तो वो जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड आप देख रहे हैं, इस पेप्टाइड बॉन्ड से एमिनो अम्ल आपस में जुड़ के और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि प्रोटीन में एमिनो अम्लों के मध्य पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, जिसके कारण प्रोटीन का निर्माण होता है। और यहाँ पे यही तो बोलना चाहता है कि डीएनए से प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। आपको मैंने पूरी ये रिएक्शन समझा दी है। ये इसके 3 चरण होते हैं। पहला होता है यहाँ पे इसका प्रतिकृतिकरण, और दूसरा होता है अनुलेखन, और तीसरा होता है अनुवादन। किस प्रकार होती है, मैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट आता है वो मैंने आपकी बता दिया है। अब आगे की जो भी क्लास होती है उसको अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो छोटी सी क्लास होगी, उसमें कंप्लीट कर देंगे, और उसके साथ में आपको हो सकता है मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आऊँ जो जेट प्रीवियस में आ चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना। और जो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व कराऊंगा।